तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, आप सभी को पता है कि आज की क्लास जो होगी हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वाले क्लास करेंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में भी हम 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और आप लोग उम्मीद है अब उसको भी देख लिए होंगे। अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हम चाहेंगे कि उस वीडियो को यानी कि चैप्टर नंबर 2 को देख लेंगे। इसके बाद इसके पिछले वाले वीडियो में यानी कि पीछे में भी हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 करा दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 को माना जाएगा। यानी कि अगर पूरा कंप्लीट की बात किया जाए तो कंप्लीट अगर एनसीईआरटी से लिया जाए तो कंप्लीट पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही में कंबाइंड रूप से है। लेकिन अगर खाली फिजिक्स की बात किया जाए, खाली भौतिकी की अगर बात किया जाए तो ये पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास होगी वो पूरा प्रकाश के हम अपवर्तन के नियम तक क्लास को करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा और अच्छे से आप वीडियो देखिएगा भी, ठीक है। क्योंकि कुछ भी जो भी कंटेंट होता है, जो भी हम पढ़ाते हैं, आप लोग अगर हम कहते हैं बार बार कि आप लोग अच्छी तरह से अगर देख लेते हैं शुरू से अंत तक वीडियो को, तो जहाँ तक हम पढ़ाएं वहाँ तक आपकी कन्फ्यूजन का हो जाएगा बाबू, दूर हो जाएगा। चलिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेरा चैनल जो है मूर्ति एकेडमी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए। जब भी हम वीडियो डालें आपके पास उस वीडियो का करें चल जाए, जिससे आप अपने तैयारी को तैयारी में 4 चांद लगा सके और अपने तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकें, ठीक है बाबू। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आज का हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग पढ़े थे बहुत बेहतरीन ढंग से, और उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्रकाश का अगर अपवर्तन की बात किया जाए तो सबसे पहले बात आती है कि ये अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, ये क्या है, उसको सबसे पहले देखें। तो देखें यहाँ पर लिखे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। पहला ही आया पॉइंट कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है बाबू। चलिए, तो प्रकाश का अपवर्तन जो कि है, कहेंगे हम लोग कि जब प्रकाश की किरणें, जब बाबू प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब बात आती है कि प्रकाश का अपवर्तन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये माध्यम क्या होता है, ठीक है। माध्यम अभी तुरंत आपको बताएंगे हम कि ये इस माध्यम क्या होता है। इसके बाद अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाना। विचलित हो जाने का मतलब क्या होना, भ्रमित हो जाना। नहीं हो जाता है कि हम जाने वाले थे इधर और चले गए उधर। तो कहने का मतलब हम जाने वाले थे जिधर, उधर ना जाके दूसरे तरफ चले गए, यानी कि जिस पथ पर जाने वाले थे उस पथ पर ना जाके दूसरे तरफ चले गए, यानी कि अपने मार्ग से जो हम क्या हो गए बाबू, विचलित हो गए। तो उम्मीद है आप लोग विचलन के बारे में भी समझ गए होंगे। आप आगे भी अब समझेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन के बारे में। विचलित का मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाना, भ्रमित हो जाना। और माध्यम का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उम्मीद है आप लोग डिफिनीशन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पूर्व पथ से जो विचलित होगी, तो उस विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे हम लोग। चलिए बाबू, आगे बढ़ते हैं अगले तरफ की। अब आगे बात आती है कि जब बात आती है माध्यम की, तो माध्यम समझिए। हम 2 फिगर आपके लिए बनाए हैं। आपके लिए कितना फिगर बनाए हैं, 2 फिगर। एक फिगर का नाम दिए हैं अ और दूसरा फिगर का नाम दिए हैं ब। यानी कि एक फिगर ये है आपके और दूसरा फिगर ये है आपका, ठीक है। इसी में आपको सारी चीज़ों को हम बता देंगे कि कौन कौन से चीज़ होते हैं, कौन माध्यम होता है, कैसे विचलित होती है, किधर जाना था, किधर चला गया, कौन आपतित किरण है, कौन अपवर्तित। जिस तरह से उसमें पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, तो जस्ट वही भी कंडीशन इसमें भी होगा। प्रकाश के जो परावर्तन में पढ़े थे वही कंडीशन प्रकाश के अपवर्तन में भी होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होगा, चेंजिंग होगा। उस चेंजिंग को हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखे हैं अ है पहला फिगर, दूसरा है ब।
तो देखिए सबसे पहले बाबू इसमें क्या होता है कि माध्यम हम दो लेंगे, दो माध्यम लेंगे, एक लेंगे सघन और दूसरा लेंगे विरल। जब भी इस चैप्टर की बात किया जाएगा तो दो माध्यमों की चर्चा अक्सर होते रहेगा, जैसे में सघन और विरल के माध्यम। सबसे पहले ये सघन विरल समझ लीजिए। हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप सघन विरल के माध्यम से सबसे पहले समझिए, क्योंकि ये बार बार चर्चा होगा तो बार बार आपके दिमाग में डाउट होगा कि ये सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। सबसे पहले सघन विरल के माध्यम से समझ लिए, इसके बाद आगे और चर्चा करेंगे तो और बेहतर आप समझिएगा। आप अपने दैनिक जीवन में यानी कि अपने गांव से जुड़िए, जहाँ रहते हैं वहाँ से जुड़िए। मान लेते हैं कि आप जंगल के बारे में जानते हैं, जंगल के तो बारे में जानते हैं, हर कोई जानता होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक जंगल है, इस कहानी के माध्यम से आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक जंगल है और दूसरा है मैदान, खाली मैदान, जहाँ पर आप लोग दौड़ते धूपते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, क्या खाली मैदान में जितना वेग से आप दौड़ेंगे, जितना चाल से आप दौड़ेंगे, उतना ही चाल से आप जंगल में यानी कि घने जंगल में दौड़ सकते हैं? तो आपका उत्तर आएगा कि जी नहीं। हम लोग जिस चाल से मैदान में, खुले मैदान में दौड़ते हैं, उस चाल से हम घने जंगल में नहीं दौड़ सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं कि एक तालाब ले लीजिए, एक का ले लीजिए बाबू, तालाब लीजिए। दूसरा का ले लेना है कि आपको खाली मैदान लेना है। तो क्या आप जिस वेग से, मान लेते हैं कि जितना तालाब में तैर रहे हैं, अगर तालाब में तैर रहे हैं और आपको कोई कह दे कि बाहर निकल जाइए, तो जितना वेग से तालाब में दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, उससे ज़्यादा वेग में बाहर दौड़िएगा कि उससे कम वेग में बाहर दौड़िएगा? तो आप कहिएगा कि उससे ज़्यादा वेग में हम बाहर दौड़ सकते हैं। तो आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी में है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला हम बताए हैं कि जब विरल माध्यम, विरल का मतलब खाली मैदान हो गया, और सघन का मतलब क्या हो गया बाबू, वन जंगल हो गया। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा चाल में कमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिस तरह हम मैदान में दौड़ रहे हैं, मान लेते हैं कि हम मैदान में जिस तरह से दौड़ रहे हैं और उसी तरह से हम जंगल में दौड़ेंगे, जंगल में कम दौड़ेंगे। जंगल में क्या होगा बाबू, हम कम दौड़ेंगे। यानी कि मैदान जो हो गया विरल माध्यम हो गया और जंगल जो हो गया हमारा सघन माध्यम हो गया कि नहीं? सघन का मतलब घना होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोग विरल सघन के माध्यम में समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम दिए हैं कि एक एग्जाम्पल दिए हैं कि आप तालाब में हैं। आप कहाँ हैं? तालाब में हैं। तालाब में हैं, यहाँ पर तालाब लिख लीजिए। और दूसरा बतलाया है कि मैदान। तो तालाब से जब मैदान में निकलिएगा तो तालाब से ज़्यादा दौड़िएगा या कम दौड़िएगा? तो आप लोग कहिएगा कि ज़्यादा दौड़ेंगे। तो बस आपका हो गया विरल, वही होता है विरल और सघन। तो वही हम लिखे हैं विरल और सघन। तो देखिए, एक तरफ लिखे हैं सघन और दूसरा तरफ लिखे हैं विरल। अब इसमें बाबू आती है बात किस किस की कि यह होता क्या है। तो देखिए, सभी को हम नाम दे दिए हैं कि किस नाम से किसको डिनोट करें। देखिए, यहाँ पर ए दिए हैं, बी दिए हैं, सी दिए हैं, डी दिए हैं, इसके बाद ई, एफ, जी, यानी कि सभी को नाम दिए हैं और एक एक करके समझते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले ए की बात आती है। जो ए है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? तो आपतित किरण बोलेंगे। किसको? ए को। जो ई वाला जो किरण आ रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आ रहा है उसको क्या बोलेंगे बाबू? आपतित किरण। तो उसको किससे डिनोट किए हैं? तो ए से डिनोट किए हैं, ठीक है, ए से डिनोट किए हैं। और दूसरी बात आती है बी की। तो बी देखिए यहाँ पर है, बी कहाँ है? यहाँ पर है। तो बी को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। जिस तरह से प्रकाश का परिवर्तन पढ़ते थे हम लोग, तो उसमें कहते थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग है। इसमें कहेंगे आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है। समझिए बातों को। और अगले की बात आती है। अगले की बात आएगी अगर, तो बी को, ए को समझ लिया आप, बी को समझ लिए और सी को समझिए। यहाँ पर है सी। तो सी जो है उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे बाबू? अभिलंब। चलिए, फिगर को बढ़ा रहे हैं, ऊपर की तरफ फिगर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। आप समझिए, सी को क्या बोलेंगे? अभिलंब। यही है सी हमारा, यही क्या है हमारा? सी है, यही हमारा सी है। सी को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अब सी के बाद आती है डी। डी बात आती है। तो डी देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि डी यहाँ पर है, और डी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह को बोलेंगे। जिस तरह से आप लोग समझिए कि आपतित किरण समझ लिए, अपवर्तित किरण समझ लिए, अभिलंब समझ लिए और अपवर्तक सतह समझ लिए। अब इतना चीज़ इस फिगर में समझ लिए, तो अब हम समझते हैं अगले फिगर की। अगले फिगर एक और बनाए हैं, उसमें कुछ पॉइंटें जो बच गया है उसको समझिए।
माध्यम हम अब चर्चा किए थे कि माध्यम क्या होता है, तो माध्यम बताए थे ना कि दो माध्यमों की हमेशा चर्चा होगी, तो वही किए हैं। देखिए एगो ऊपर वाले माध्यम जो लिए हैं उसको विरल माध्यम कर दिए हैं और नीचे वाले माध्यम को सघन माध्यम। तो उसी तरह के ई जो है वो पहला माध्यम हो जाएगा और एफ जो है वो दूसरा माध्यम हो जाएगा। ठीक है, एफ जो हो जाएगा दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते थे किसका, तो हम बात कर रहे थे कि आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, अविलंब हो गया, इसके बाद परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, अब बात आती है किसकी बाबू, तो माध्यम में भी समझ लिए कि ई को हम किससे डिनोट किए हैं, तो ई को डिनोट किए हैं पहला माध्यम और एफ को डिनोट किए हैं दूसरा माध्यम। और एक चीज़ और छूट गया आपका, आपतन बिंदु। यहाँ पर जो भी जितना भी किरणें मिल रहे हैं, जितना भी किरणें आपस में मिल रहे हैं, जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसी को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। उम्मीद है आप लोग इस सारी चीज़ों को अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो जब हम आपको चर्चा किए थे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में, तो आइए उसको सही से समझ लीजिए कि किसके रिस्पेक्ट में कैसे सघन हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कैसे विरल हो रहा है, इसको समझिए। तो पहला देखिए सघन माध्यम। सघन माध्यम का हम क्या लिखे हैं, सघन माध्यम का कि जब एक माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब तुलना में, जब एक माध्यम के तुलना में, जब हम लोग तुलना करते हैं, नहीं कहते हैं कि उससे वो बढ़िया है, उससे वो बढ़िया है, उससे वो खराब है, तो वही तुलना करना। तो जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा तो उसके सापेक्ष क्या होगा, सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। जिस तरह से हम लोग क्या बोले थे कि जंगल और मैदान, तो जंगल में और मैदान में किस में ज़्यादा तेज़ दौड़िएगा, तो तेज़ दौड़िएगा मैदान में, और कम किस में दौड़िएगा, तो कम दौड़िएगा जंगल में। तो जिसमें कम होगा वो सघन होगा, यानी कि जंगल आपका सघन हो गया और मैदान हो गया, खुले मैदान जो हो गया वो आपका विरल हो गया, क्योंकि इसमें तेज़ दौड़ रहे हैं। तो जिसमें तेज़ दौड़ेंगे वो विरल और जिसमें कम दौड़ेंगे वो सघन। उम्मीद है आप लोग इस माध्यम इसको भी अच्छी तरह से समझ लिए। तो आइए देखिए एग्जाम्पल हम लिखे हैं हवा और जल का। तो हवा में क्या हुआ कि हवा में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जो जल है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू, तो 2 × 2.25 हम कह सकते हैं इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कम किस में है, तो कम आप लोग कहिएगा कि कम जल में है। कम किस में है, तो जल में कम है, जल में कम है। तो जब जल में जिसमें कम है उसी को न सघन बोलेंगे, और जिसमें ज़्यादा है उसको क्या कल बोलेंगे, विरल बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझ लिए। और बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, यानी कि दूसरे की तरफ विरल माध्यम को देखते हैं। जब विरल माध्यम की बात आती है तो विरल माध्यम होता क्या है कि विरल माध्यम जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे में कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी, अधिक हो तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे। जैसे में अगर जैसे की बात किया जाए तो जैसे कि मान लेते हैं कि तालाब है और एक खुले मैदान है, तो तालाब में आप कम दौड़िएगा और खुले मैदान में ज़्यादा दौड़िएगा, तो किस में कम हुआ, तो आप कहिएगा कि तालाब में। तो तालाब में कम हुआ तो तालाब हो गया सघन, और खुले मैदान में ज़्यादा हुआ तो खुले मैदान हो गया विरल। तो वहीं लिखें तो कांच, जैसे में एक लिखे हैं कांच, एक लिखे हैं बाबू कांच, और दूसरा का लिखे हैं हवा। तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और जो हवा है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। तो किस में कम हुआ, तो जिसमें कम होगा वो सघन होगा, और जिसमें ज़्यादा होगा वो विरल होगा। तो कम है कांच में, तो आप लोग कहिएगा कि कांच जो सघन हो गया, और अब ज़्यादा किस में है, हवा में, तो हवा का हो गया बाबू विरल हो गया। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट एक देखते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है, देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगला पॉइंट कहता है कि जब प्रकाश की किरण, अगले पॉइंट की अगर चर्चा किया जाए तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। चलिए इस कंडीशन को आप समझिए, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इस कंडीशन को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। देखिए फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, यानी कि ज़्यादा घाना से ज़्यादा, मान लेते हैं कि ये घाना चीज़ है, ये घाना है, चलिए यहाँ ना यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं,
यहाँ से 2 हम स्लाइड लिए हैं, 2 स्लाइड लिए हैं, ठीक है। और इस स्लाइड के माध्यम से समझिए, मान लेते हैं इस स्लाइड को हम इसको घना बना दिए घना, और दूसरा स्लाइड है एकदम खाली खाली है। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, मान लेते हैं कि यहाँ से किरण हम दूसरे कलर लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, दूसरा कलर ले लिए, और दूसरा कलर में क्या किए कि देखिए यहाँ पर हम किरण को विदा कर रहे हैं, ये है हम आपका किरण, ये है आपका किरण। तो किस माध्यम से किस माध्यम में विदा करना है, तो सघन से, तो सघन यही ना है, सघन ये है और ये है विरल, तो सघन माध्यम से जा रहा है, तो सघन माध्यम से जा रहा है विरल माध्यम में, सघन माध्यम से जा रहा है विरल माध्यम में। तो जितना वेग से यहाँ पर जाएगा उतना ही वेग से इधर नहीं जाएगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम हो रहा है, विरल सघन में कम हो रहा है, और विरल में जाएगा तो ज़्यादा दौड़ेगा, तो ज़्यादा दौड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब विरल से सघन में जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो वह अविलंब से दूर हटेगा। देखिए यही स्लाइड हम बनाए हैं, यही है, और देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रहा है, उसको जाना था या जाना चाहिए था ये इस डायरेक्शन में, जाना चाहिए था जो डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में ना जाके वो इस डायरेक्शन में अपना मोड़ ले लिया। यानी कि वही कह रहा है कि सघन से जब विरल में जाएगा तो अपने जो पूर्व पथ है, यानी कि जो ओरिजिनल पथ है, ओरिजिनल पथ पर न जाकर उस पथ से विचलित हो जाएगा, यानी कि आगे बढ़ा, तो यही आगे बढ़ गया। यानी कि जाना चाहिए था इस पथ पर, जाना चाहिए था जो डॉट लाइन दिखाए हैं, जो डॉट है उस पथ पर, लेकिन उस पथ पर न जाकर कहाँ चला जाए, इस पथ पर चला गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ लिए होंगे। चलिए दूसरे कंडीशन को देखते हैं, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या है इसको समझिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। जस्ट वही दूसरा कंडीशन कि आपका ये किरण है और जाना चाहिए था इस डॉट लाइन पर, जाना चाहिए था ओरिजिनल पथ पर, यानी कि डॉट लाइन पर, लेकिन सघन होने के कारण ये क्या हो गया, मुड़ गया अभिलंब की तरफ। देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, मान लेते हैं कि आप फील्ड में दौड़ रहे हैं और जितना तेज दौड़ रहे हैं तो आपका पैर जो है, दौड़ते होंगे तो पैर ज़्यादा भीगते होंगे, पैर ज़्यादा भीगते होंगे, यानी कि लंबा पैर भीगते हैं। लेकिन जैसे ही पैर लंबा भीग रहे हैं और वैसे ही आपको बोल दिया जाए कि वैसे ही आप पानी में चले जाइए, तो पानी में चले जाइएगा तो जितना वेग से आप जितना लंबा पैर डालते थे आप बाहर में, उतना ही लंबा पैर आप डालेंगे अंदर पानी में, तो आपका पैर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो वही कह रहा है कि जब कम हो जाएगा तो वही अभिलंब की तरफ का हुआ, मुड़ गया, यानी कि आपका क्या हो गया, सघन माध्यम मिल गया, और सघन माध्यम में मिलने के चलते आपका पैर जो हो गया कम हो गया, और कम होने के चलते आप अभिलंब की तरफ मुड़ गए। तो वही कह रहा है बाबू कि जब हम ओरिजिनल पथ पर ना जाके अभिलंब की ओर मुड़ गए, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग सघन और विरल के माध्यम से दोनों में समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप लोग का कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको पूरा नोट्स दे दीजिए साइंस का, तो साइंस का उस तरह से आपको नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बात समझिए, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बाद अगर वो टॉपिक हो गया तो उसका नोट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप मेरा ग्रुप है एक जो कि मूर्ति एकेडमी के नाम से है, मूर्ति एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, मूर्ति एकेडमी के नाम से, ठीक है। मूर्ति एकेडमी के नाम से हम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें जितना भी हम पढ़ाएंगे उसको हम पीडीएफ के रूप में उसको प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि आज जिस टॉपिक को पढ़ाए, आज जितना भी पढ़ाए, आज का टॉपिक उसमें डाल देंगे हम, ठीक है। और उस नंबर को अगर आप लोग को नोट करना होगा तो आप नंबर नोट कर लीजिए। आपको नंबर हम दे रहे हैं, नंबर क्या होगा 834031, इसके बाद 58 और एक 96, यही मेरा नंबर है। और इसी पर आप केवल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उस पर कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल व्हाट्सएप मैसेज करिए और बोल दीजिए कि हम आपका सब्सक्राइबर हैं और हम आपसे पढ़ते हैं और आपसे जुड़े हैं, आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, ठीक है बाबू। और वहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, उसको आपके ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ पर जितना भी पढ़ाई होगा उतना ही आपका ग्रुप में मिल जाएगा, यानी कि जितना भी एक साथ नहीं दे सकते। देखिए एक साथ देने से दो आपको नुकसान होगा। पहला कि आप सही से लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ मिलने से कोई पढ़ेगा नहीं। अगर आप दूसरा चीज़ आपको एक साथ दे देंगे तो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबा होने के चलते आप छोड़ दीजिएगा।
उतना तक कंप्लीट नहीं कीजिएगा, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि जितना आज क्लास किए उतना ही क्या करेंगे कि हम डालेंगे। तो मान लेते हैं कि 2, 3 या 4 पन्ना हुआ, तो 4 पन्ना हुआ तो 4 पन्ना ना आपको लिखना होगा, तो आप लेंदी भी नहीं होगा और आप चीज़ों को आसानी से लिख भी लीजिएगा और रोज़ का रोज़ याद भी हो जाएगा। ठीक है, यही फ़ायदा है, इसीलिए हम एक साथ नहीं देते हैं किसी को। ठीक, चलिए जिसको लेना होगा उस नंबर पर मैसेज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है बाबू कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है। ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो आपको अभी ना बताए हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका चाल क्या है, बदल रहा है कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग उसका चाल हो रहा है, इसीलिए उसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो कहेंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, जैसे में हवा में प्रकाश की चाल मान लेते हैं 3 × 10⁸ सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। दूसरा जल में क्या है कि 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही कांच में अगर बात की जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये तीनों माध्यम में आप देख रहे हैं कि इसमें अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो स्वाभाविक बात है कि अलग अलग रहेगा तो वो बदलेगा ही बदलेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ लिए। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हम लोग को पढ़ना है वहीं इसी पर आ गए, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। और प्रकाश के अपवर्तन का नियम यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, चाहे प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख देगा, चाहे प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिख देगा। और यहाँ से 2 नंबर एकदम सिंपल सा आप लोग बटोर सकते हैं। कैसे कि एकदम सिंपल है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए बताते हैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। तो समझिए ध्यान से, प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम की बात करते हैं बाबू। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आइए एक ही तल कैसे होता है इसको समझिए आप ध्यान से। तीनों एक ही तल में होता है। कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए यही ना है आपतित किरण, यही आपतित किरण, इसी को ना कहेंगे। ये है क्या आपको, ये आपतित किरण हो गया और क्या हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसी बिंदु को हम बोले थे कि ये जो बिंदु पर, जिस बिंदु पर सभी मिल रहे हैं उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये है, अभिलंब ये है। तो देख रहे हैं कि सभी एक ही तल में हैं, तीनों, 1, 2 और 3। एक हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तीनों एक ही तल में हैं। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से क्या होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि ये आपतन बिंदु कौन कौन आपतित किरण है, कौन कौन अपवर्तित किरण है। इसकी चर्चा तो पीछे में हम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार और बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं पी को डिनोट किए हैं, यहाँ पर देखिए पी को डिनोट किए हैं आपतित किरण से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पी और क्यू है यहाँ बिंदु, आपतन बिंदु तक पी और क्यू आपतित किरण होगा। उसी तरह क्यू और आर अपवर्तित किरण होगा। उसी तरह टी और यू ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो उसी तरह से ये टी है, ये यू, टी और अभिलंब है। उसी तरह से अगर इसको बात की जाए, डॉट लाइन है, यानी कि कह सकते हैं क्यू एस कह सकते हैं कि पूर्व पथ है, ओरिजिनल पथ है, यानी कि जाना चाहिए था उसको इसी पथ पर, लेकिन ये मुड़ गया किस तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ गया, क्योंकि माध्यम क्या है, अलग अलग है। ये माध्यम है विरल, ये माध्यम विरल है, और ये नीचे वाला माध्यम क्या है बाबू, सघन है, इसीलिए इस अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। तो चलिए इसकी चर्चा तो हम लोग पीछे कर लिए हैं, हम आपको समझा रहे हैं अभी किसको, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये मिलेगा वो आपतन बिंदु होगा। तो उम्मीद है इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा जो इसका नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण हो गया और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। कौन सा, दूसरा नियम। दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन के बीच के कोण को बताता है। देखिए यही आपतन कोण है,
यही है आपतन कोण, ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। इसी के बीच के संबंध को बताता है दूसरे के नियम को। इस नियम को स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बनाया था या बताया था, तो बताया था कह सकते हैं कि बताया था 1621 ईस्वी में। इसीलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसलिए दूसरे नियम को, जो अपवर्तन के दूसरा नियम है, उसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए आइए उसकी चर्चा भी करते हैं हम आगे की तरफ। आप देख लिए कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में क्या होता है बाबू, दोनों का संबंध बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपको अभी तुरंत पता है कि आप इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नियम की खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में किया था। चलिए उससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है, उसको भी देख लीजिए कि उससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट क्या है। देखिए, जैसे में हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि इस नियम के अनुसार किसी खास रंग में कहा था, किस लिए दिया था कि इस नियम के अनुसार किसी खास रंग में प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, जो जया आपको देखने को मिलेगा जिसको साइन आई से सूचित करेंगे, और अपवर्तन कोण की जया जिसको साइन आर से सूचित करेंगे, का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि नियतांक के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी खास रंग में प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया जिसको साइन आई से सूचित करते हैं तथा अपवर्तन कोण की जया जिसको साइन आर से सूचित करते हैं, का अनुपात एक नियतांक म्यू से सूचित करते हैं के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देखिए लिखे हैं कि म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर। ये क्या है? दोनों का अनुपात इस म्यू के बराबर है। इस दोनों का अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ये दोनों का अनुपात इस म्यू के क्या है बाबू? बराबर है। उम्मीद है इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहा है कि अगला पॉइंट कि जब किसी कांच के स्लैब में प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, मान लेते हैं कि ये कांच का आपका स्लैब है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, ये निर्गत कोण एक नया आपको देखने को मिल गया कि ये निर्गत कोण क्या होता है। तो निर्गत कोण यानी कि अपवर्तित जो किरण है, जो अपवर्तन कोण हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तन कोण है, जो आपतन कोण और इसमें अपवर्तन कोण है, उसी अपवर्तन कोण को ही बाबू निर्गत कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को ही निर्गत कोण के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए अपवर्तन ना लिख के हम निर्गत कोण भी लिख दिए हैं, तो उसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहीं साइन आई बटा में साइन आर लिखे हैं। यानी कि यहाँ तक आपको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यही है आपतन कोण और निर्गत कोण। देखिए, यही है आपतन कोण हो गया, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे और इस कोण को अपवर्तन कोण कहिए या निर्गत कोण कहिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ लें, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम तक आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझाने का किए प्रयास किए। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। देखिए, यहाँ पर 2-3 पार्ट में हम सारी प्रकाश के अपवर्तन की जितना भी है 2-3-4 पार्ट जाएगा और उसमें सारे कंप्लीट हम लोग करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, यानी कि जो भी इसके टॉपिक बनता है आगे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।